मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहकान। जैसा कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है उसके संबंध में हम आपको जो है संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट के बारे में बता रहे थे। तो हमने ये सारी परिभाषाएं संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट, ये सभी परिभाषाएं यहाँ पर मैंने लिखी हैं। इनको आपको ठीक से समझना है तो देखिएगा, ध्यान दें। संतुलित बजट किसे कहते हैं, समझने की आवश्यकता है। सरकार जमा आय के बराबर, क्या है? सरकार जमा आय के बराबर, यानी कि सरकार के पास जो आय के रूप में जमा प्राप्त होती है उसके बराबर यदि सरकार व्यय करती है, यानी कि सरकार यदि आय के बराबर व्यय कर देती है, यानी कि जो हमें उन सरकार को राजस्व प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, जो सरकार को आय प्राप्त होती है, यदि उसी के अनुसार उतना ही वह सरकार यदि व्यय कर दे, यानी कि सरकार द्वारा प्राप्त आय और सरकार द्वारा किया गया व्यय, यदि ये दोनों बैलेंस हो जाएं, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम संतुलित बजट कहते हैं। अब आइए, आपको अधिशेष बजट किसे कहते हैं, इसको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। जब कर से प्राप्त राशि, बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, विशेष है एक तरह से, जब कर से प्राप्त राशि, कर से प्राप्त आय, जब कर से प्राप्त आय, ध्यान दें, करों से प्राप्त आय, सरकार की आय के यद्यपि दो साधन होते हैं, करों से प्राप्त आय और गैर करों से आय प्राप्त, केवल कर की बात हो रही है। जब कर से प्राप्त आय या राशि आवश्यक आय से अधिक होती है, जब करों से प्राप्त जो राशि है, जो हमें आवश्यक आय प्राप्त हुई है, यानी कि कुल आय जो हमें प्राप्त हुई है, यदि वह आय, उसकी राशि जो है, करों से प्राप्त राशि जो है वो आवश्यक आय से क्या है, अधिक होती है, यानी कि जब करों से प्राप्त आय अधिक होती है, करों से प्राप्त आय क्या होती है, अधिक होती है, तो उस स्थिति को हम अधिशेष बजट की संज्ञा दी जाती है। अब चलिए, घाटा बजट किसे कहते हैं? घाटा बजट, जैसा कि आप जान रहे, घाटा मीन्स नुकसान। नुकसान कब होगा? जब सरकार क्या करेगी, जब सरकार व्यय जो है वो राजस्व से अधिक कर लेगी, यानी कि जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाए, राजस्व से प्राप्त आय होती है, तो जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को हम जो है वो घाटा बजट कहते हैं। अब चलिएगा, मैंने देखो, घाटा बजट और बजटीय घाटे में संक्षिप्त अंतर है, यहां ध्यान देंगे। जब सरकार राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है, यानी कि आय कम प्राप्त हो रही है और सरकार व्यय अधिक कर रही है, तो ऐसी स्थिति को हम बजटीय घाटा कहते हैं। ये दोनों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन बजटीय घाटे की परिभाषा आप इसी तरीके से लिखेंगे। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं, और जब व्यय राजस्व से अधिक हो, व्यय राजस्व से अधिक हो, ये कंडीशन हो गई, अधिक हो, और यहाँ क्या है, जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है, यहाँ सरकार जानबूझकर कार्य कर रही है ऐसा, तो इसको कहेंगे बजटीय घाटा और ये कहेंगे घाटा बजट।
अब चलिएगा राजस्व घाटा किसे कहते हैं। सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर, सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को राजस्व घाटा कहते हैं। यहां पूंजीगत घाटा शामिल नहीं है। इसमें क्या है, राजस्व घाटे की हम बात कर रहे हैं। जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्ययों के अधिशेष को राजस्व घाटा कहते हैं, यानी कि जब राजस्व प्राप्तियां कम हो और राजस्व व्यय क्या हो, अधिक हो, तो ऐसी स्थिति को हम राजस्व घाटा कहते हैं। ऐसे ही आप पूंजीगत घाटे की भी आप बात कर सकते हैं कि पूंजीगत घाटा किसे कहते हैं। जब क्या हो, पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक हो तो उसे हम पूंजीगत घाटा कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिएगा ध्यान दें, इसमें एक टॉपिक और आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको भी आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए ध्यान देंगे हम, और इसको ब्लैक बोर्ड को मैं फिर से ठीक से साफ कर लेता हूँ क्योंकि इससे कि आपको अच्छा दिखाई दे। तो चलिएगा ध्यान दें, अब हम एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और उससे संबंधित संक्षिप्त बात करके आगे बढ़ेंगे। हमने अपने मैटर को समझा दिया है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उन पर मैं यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ, विस्तार में नहीं बताया जाएगा। सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, व्याख्या कीजिए। मतलब सार्वजनिक वस्तु, यानी कि सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं, वह वस्तु जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं। बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध उनको नहीं कराया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़कें हैं और सरकारी प्रशासन आदि है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तु सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो ज्यादातर वे वस्तु होती हैं जिन पर व्यय बहुत अधिक आता है, और चूंकि सरकारें प्रजातांत्रिक सरकारें होती हैं और सरकारों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण करना होता है, अतः ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति उस पर पेमेंट नहीं भी कर रहा है तो उसको लाभ प्राप्त करने से आप रोक नहीं सकते। तो संक्षिप्त व्याख्या की है, पीडीएफ फाइल में इसका आंसर जाएगा। इसके बाद प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर बताइए। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, उसमें आप राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में बता देंगे तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न आता है, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, समझाइए। यह प्रश्न आपको समझना आवश्यक है, अभी तक हमने अपने मैटर में इसको नहीं समझाया है। तो चलिएगा, प्रश्न है हमारा, राजकोषीय घाटे से, हम सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, राजकोषीय घाटे, राजकोषीय घाटे से सरकार को, घाटे से सरकार को राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, समझाइए।
चलिए देखिए, ध्यान देंगे, प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान दें, राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें यह समझना होगा कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दें, सबसे पहले हेडिंग डाल करके लिख लेंगे राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, पहले ध्यान से समझेंगे। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों से कुल व्यय का अधिक हो जाना है। यानी कि जब सरकार की कुल प्राप्तियां, यानी कि सरकार की कुल प्राप्तियां कम रह जाएं और व्यय सरकार का अधिक हो जाए, यानी कि कुल प्राप्तियां, कुल सरकार की कुल प्राप्तियां, सरकार की कुल प्राप्तियां क्या रह जाएं, कम रह जाएं, किससे, व्यय से, सरकार के कुल व्यय से, सरकार के कुल व्यय से। तो देखो, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुल प्राप्तियां कम हैं और सरकार कुल व्यय अधिक कर रही है, तो ऐसी स्थिति को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो कुल व्यय में से यदि राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियों को जोड़कर घटा दिया जाए तो जो प्रतिफल हमें प्राप्त होता है उसे हम सकल राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि आप सकल राजकोषीय घाटा, सकल राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा, कुल व्यय, सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, कुल व्यय में से यदि हम घटा दें, क्या घटा दें, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, और इसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस गैर ऋण से सृजित, प्लस गैर ऋण से सृजित, गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। तो ध्यान देंगे, राजकोषीय घाटा कैसे प्राप्त किया जाएगा, यानी कि सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, अगर सरकार के करे गए कुल व्यय में से अगर हमें जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं और प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत जो प्राप्तियां हुई हैं, यानी कि राजस्व से प्राप्त आय और पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्त आय को यदि हम जोड़ लें तो ये कुल प्राप्तियां सरकार की निकल आएंगी। ये तो आपको मैंने इससे पहले बजट, सरकारी बजट के अंतर्गत जब वर्गीकरण किया था तब समझाया था कि सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं वो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो कुल आय प्राप्त हो जाएगी सरकार की। तो कुल व्ययों में से अगर कुल आय घटा दी जाए तो जो कुछ अधिशेष बचेगा उसे हम सकल राजकोषीय घाटा कहते हैं, सकल राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब प्रश्न का जो शेष भाग है वो ये है कि राजकोषीय घाटे से सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्यों, सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिएगा, राजकोषीय घाटे की स्थिति में जब सरकार को अनिवार्य उपभोग व्ययों को पूरा करना होता है, किसको पूरा करना होता है, अनिवार्य उपभोग व्यय, ध्यान देने की जरूरत है, अनिवार्य उपभोग व्यय। अब ध्यान दीजिएगा कि राजकोषीय घाटा सरकार को हुआ है, सरकार घाटे की स्थिति में है, लेकिन उस स्थिति में भी
यदि अनिवार्य उपभोग व्ययों को सरकार को पूरा करना है। जैसा कि हम जानते हैं लोकतंत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना, अर्थात जनता के कल्याण के उद्देश्य से सरकारें काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अनिवार्य खर्च हैं, जैसे अनिवार्य उपभोग व्यय है, उन अनिवार्य उपभोग व्ययों को पूरा करने के लिए, यानी कि जनता की अधिक से अधिक जनता को संतुष्टि प्राप्त हो, अतः अनिवार्य उपभोग व्ययों को रोका नहीं जा सकता। किसी स्थिति में भी, राजकोषीय घाटे की स्थिति में भी अनिवार्य उपभोग व्ययों को रोका नहीं जा सकता। अतः अनिवार्य उपभोग व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? उधार लेती है, ऋण प्रदान करती है या ऋण लेती है। तो ऐसी स्थिति क्यों ऋण लेती है? तो सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि राजकोषीय घाटे की स्थिति में भी सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण कार्य करना होता है, और जन कल्याण के उद्देश्य से वह ऐसे कार्यों को नहीं रोक सकती, ऐसे व्ययों को नहीं रोक सकती, चाहे उसको सरकार को ऋण ही प्रदान क्यों ना करना पड़े। इसके लिए सरकार घाटे की स्थिति में चली जाती है। और परिणाम स्वरूप जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि अनिवार्य उपभोग व्ययों को पूरा करने के लिए यदि 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आ जाता है, ये अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता और 1 नंबर में आंसर आपसे मालूम किया जाता, तो आप क्या करते कि राजकोषीय घाटे को सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है, क्यों समझाइए। तो एक शब्द में यदि आंसर देना होता तो आप कहते कि अनिवार्य उपभोग व्ययों को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण ग्रहण की आवश्यकता होती है। यानी कि ऋण प्राप्त करने की सरकार को आवश्यकता कब पड़ती है? जब अनिवार्य खर्चों को सरकार को पूरा करना होता है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य ये आपको समझना होगा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, अर्थात चाहे सरकार उधार लेकर करे लेकिन आवश्यक कार्यों को रोक नहीं सकती। चलिएगा आगे आइए, फिर हम इस प्रश्न को, अब जैसे प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, मान लीजिएगा ये प्रश्न आ गया कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे में संबंध बताइए। ये मैं आपको समझा चुका हूं। मैं प्रश्न की व्याख्या भी कर रहा हूं कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं, उनको भी समझना बहुत आवश्यक है। अब कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? व्याख्या कीजिए। चलिए ध्यान दें, मैं संक्षेप में बताऊंगा इसको। क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? तो देखिएगा, इस प्रश्न को मैं संक्षेप में यहां पर बता रहा हूं। प्रश्न है, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? प्रश्न है आपका, क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है? तो आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या सार्वजनिक ऋण बोझ बनता है। ये सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा लिया गया ऋण बोझ कब बनता है? जब सरकार द्वारा लिया गया ऋण यदि अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया गया है तब तो ये बोझ बनेगा। यानी कि अनुत्पादक कार्यों के लिए सरकार ने यदि ऋण जो है अनुत्पादक कार्यों के